Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. Affected by it, and now gas victims claim that the tragedy has scarred the coming generations as well, as many children of gas victims who have now been born with मिनटों में हजारों जिंदगियां से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि गैर सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि 15 से 20 हजार लोग भोपाल गैस एंडरसन को देश से भगा दिया गया। गैस भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट से निकली थी और तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। देखिए भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी थी जो 1984 में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ये त्रासदी बोल सकते हैं कि एक ऐसी उदाहरण थी हमारे सरकार और हमारी व्यवस्था के फेलियर का, जिसने कई हजार लोगों की जान ले ली थी। इसे आप विश्व का सबसे बड़ा डिजास्टर कह सकते हैं, जो एक फैक्ट्री में देखा गया था पहली बार। हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों में होने वाला विश्व का सबसे भयानक डिजास्टर, या बोल सकते हैं कि एक आपदा थी जो भारत के भोपाल में देखने को मिला था। ऐसे तो देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत में कई सारी फैक्ट्रियां आई, लेकिन कुछ ऐसी भी फैक्ट्रियां आई जो भारत में कृषि व्यवस्था को सुधारना चाहती थी, और उन्हीं में से एक था यूनियन कार्बाइड। देखिए यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है, ये एक समय बहुत भारी मात्रा में ऐसे उर्वरक तैयार करते थे, ऐसे रसायन तैयार करते थे जो किसानों के लिए, कृषि के लिए बहुत लाभदायक होते थे। आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो फैक्ट्रियां होती थी, यह प्रायः कीटनाशकों का निर्माण करती थी, और इसी के दौरान जब इनमें ग्रोथ हुआ तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ी और बदलती रही। आज भी ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो कृषि के उत्पादक को तैयार करती है, और साथ ही साथ यूनियन कार्बाइड जो है वो एक समय इतना ज़्यादा विकास कर चुका था कि इसने रॉकेट ईंधनों और बोल सकते हैं कि एवरेडी बैटरी जैसे कई उत्पाद को तैयार किया था। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली भोपाल की जो ये त्रासदी हुई थी, जो यह एक एक्सीडेंटल वर्क हुआ था, इसमें इस कंपनी का क्या योगदान था। देखिए पूरा जो जाल है इस कंपनी का, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, लेकिन जो भारत में इसकी एक बोल सकते हैं कि जिस तरह से इसकी कंपनी को स्थापित किया गया, ये वर्ष 1962 में किया गया था। 1962 में उस समय भारत में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया। ये कंपनी जो थी वो शुरुआत में तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाती थी जिसका मुख्य काम था किसानों की मदद करना। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो एक एडवर्टाइजमेंट है, एक जो बोल सकते हैं कि पॉम्पलेट है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक हाथ से ऊपर की ओर से कुछ केमिकल जो है वो मिट्टी में डाला जा रहा है जहाँ किसान खेती कर रहे हैं। वर्तमान समय में इसे आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये आपको देखने के बाद एक नेगेटिव या बोल सकते हैं नकारात्मक सोच लगेगी कि हम लोग मृदा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन उस समय इस पिक्चर का अर्थ था कि ये लोगों के या बोल सकते हैं कि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा खेती में। तो उस समय ये कंपनी जो थी वो बढ़ चढ़ करके, अर्थात यूनियन कार्बाइड बढ़ चढ़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी जो किसानों की सहायता करती थी। लेकिन कंपनी में जो भी तरह का कीटनाशक बनता था, उसे बनाने के लिए कुछ ऐसे रसायनों का, ऐसे केमिकल्स की आवश्यकता होती थी जो कंपनी को विदेश से मंगाना पड़ता था, जिसमें से एक रसायन था MIC, जिसे आप मिथाइल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं। देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही घातक केमिकल होता है। यह मनुष्य के साथ साथ सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही जहरीला गैस बना सकता है। आप ये जान लीजिए कि यह एक ऐसा बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग होता है, या MIC एक ऐसा तरल रसायन होता है कि यदि ये हवा के संपर्क में आ जाए तो ये बहुत भारी मात्रा में हानिकारक गैस बनाता है, टॉक्सिक गैस बना सकता है। और यदि ये जल के संपर्क में आ जाए तो बहुत भारी मात्रा में तबाही मचा सकता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग की जो गति होती है और जिस तरह से इसमें गैसों का जो जहरीले गैस तैयार होते हैं वो बहुत ज़्यादा गति से बोल सकते हैं कि वायुमंडल में फैलते हैं। तो इस तरह के रसायनों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़े नियम और बहुत ही मजबूत बोल सकते हैं कि प्रतिबंधित वस्तुओं को तैयार करना होता है, जिसमें बड़े बड़े टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जहाँ इसे स्टोर किया जाता है। तो शुरुआत में MIC को
यूनियन कार्बाइड जो थी वो विदेशों से आयात करती थी, उसे विदेशों से मंगाया जाता था और विदेश से जब इसे यहाँ लाया जाता था तो उस दौरान उतनी ही मात्रा में इसका यूज़ किया जाता था जितना इसके उर्वरक या कीटनाशकों का निर्माण करना था। अब MIC से देखिए क्या बनाया जाता था वो जान लीजिए। देखिए यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी वो MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड से एक सेविन नामक प्रोडक्ट बनाती थी। ये सेविन प्रोडक्ट जो है ये कीटनाशकों का काम करती थी, अर्थात जो खेतों में कई प्रकार के खरपतवार होते हैं, कई कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उन्हें मारने के लिए इस कीटाणुनाशक तरल का यूज़ किया जाता था। और जब कंपनी ने देखा कि इस तरह के जो रसायन हैं उसे यदि वो बनाती है और MIC को विदेश से यहाँ लाती है अर्थात भारत में, तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता था और खर्च भी बहुत ज़्यादा लगता था, जिसके कारण इसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कॉस्टली हो गए थे। देखिए लगातार जिस तरह से इसके प्रोडक्ट्स कॉस्टली थे तो इसके विरुद्ध कई और कंपनियां आ गई थी और 1978 तक कई कंपनियां जो थी अब भारत में कीटनाशकों का जैसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रही थी। मतलब ऐसे और कंपनियां आ गई थी जो इसके विरोध में थी और वो बहुत कम दाम में ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही थी जो सेविन के प्रोडक्ट्स को या यूनियन कार्बाइड के प्रोडक्ट्स को टक्कर दे रही थी। अब बात ये था कि यूनियन कार्बाइड जो था इसके कारण घाटे में चल रही थी। अंततः उन लोगों ने यह डिसीजन लिया कि क्यों ना MIC का जो प्रोडक्शन है वो भारत में ही किया जाए। इसके तहत भारत में उन्होंने एक प्लांट इस्टेब्लिश किया और 1979 में यूनियन कार्बाइड ने MIC को बनाने के लिए एक ऐसे जगह का चुनाव किया जो भोपाल क्षेत्र के स्थान में आता था। ये जो क्षेत्र था वो रिहायशी इलाकों से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर था। अब चूंकि जिस जगह पे इसे बनाया गया वहाँ पर कंपनी द्वारा कुछ ऐसे उपकरण लगाए गए थे जो इसके प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ साथ इसके हानिकारक प्रभाव से लोगों को बचा सकते। तो इसके लिए जो फैक्ट्री इसमें इस्टेब्लिश की गई उस फैक्ट्री में 3 बड़े बड़े टैंकर्स बनाए गए। देखिए इन तीनों टैंक का नाम जो था वो E610, E611 और E619 था। तो जब भी कोई कंपनी यदि MIC बनाएगी तो उसको 3 तरह के टैंक रखने पड़ते हैं, जिसमें यूनियन कार्बाइड ने 2 टैंकों का रेगुलर यूज़ किया था जिनका नाम था E610 और E611 और E619 को इमरजेंसी यूज़ के लिए रखा गया था। अब देखिए कंपनी के आधार पर या नियम शर्त के आधार पे E610 और E619 में मात्र 60% ही आप MIC स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर वो ब्लास्ट कर सकता है, उसमें कोई भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना जो थी वो बढ़ सकती थी। तो इस तरह के कुछ नियम थे। साथ ही इस टैंकों में 2 पाइप्स होते थे, जहां पर एक पाइप नाइट्रोजन गैस को इस टैंक तक पहुंचाता था, वहीं दूसरी जो पाइप थी वो टॉक्सिक गैसों को वायुमंडल में नहीं जाने देती थी, लेकिन वो इसे एक ऐसे कैप्सूल में या बोल सकते हैं एक ऐसे वेंट कैप्सूल में स्टोर करती थी जहां पर इसे आग के द्वारा नष्ट कर दिया जाता था और जो टॉक्सिक गैस होते थे उन्हें वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पर तो ये कंपनी की जो टैंक्स थे उनका वर्क था। कंपनी ने क्या किया, 1979 में इसे इस्टेब्लिश किया और इस्टेब्लिश करने के बाद जब MIC यहाँ बनने लगा तो इसके साथ साथ कई और निजी कंपनियाँ जो थी वो यूनियन कार्बाइड के साथ अपने शेयर्स जो थे वो बोल सकते हैं कि बांटना शुरू कर दिए। मतलब ये कि यूनियन कार्बाइड के साथ कई सारी कंपनियां, खुद सरकार भी जो थी इसमें अपना इन्वेस्ट कर चुकी थी। यदि गौर किया जाए तो इस कंपनी में जो टोटल शेयर्स थे, टोटल जो बोल सकते हैं इस कंपनी की संपत्ति थी, उसमें 50.1% यूनियन कार्बाइड का था और 49.9% जो था उसमें भारत की कुछ निजी कंपनियां थी और साथ ही साथ कुछ सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी थी। इसीलिए इस कंपनी का जो पूरा ऑल ओवर जो संस्था था वो UCIL के अंदर आता था, अर्थात यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड के अंतर्गत। अतः इसके लिए बोल सकते हैं कि कंपनी को सरकार का भी समर्थन था, सरकार भी इसमें सपोर्ट कर रही थी। देखिए कुछ समय बाद जब कंपनी को फिर से घाटा होने लगा तो कंपनी ने अब कुछ बदलाव करना शुरू किया, क्योंकि लगातार भारत जो था विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था। कई तरह की योजनाएं चल रही थी, सरकार कई तरह की पंचवर्षीय योजनाएं और कई प्रकार की ऐसे स्कीम निकाल रही थी जिससे प्राइवेट कंपनियों की कमर टूट रही थी और इसीलिए कंपनी ने अब क्या किया, कुछ कटाव करना शुरू किया, ऐसी कटौतियां करना शुरू किया जिससे
कंपनी को लाभ होता रहे, मुनाफा होता रहे। और इस मुनाफे के चक्कर में यूनियन कार्बाइड ने कई नियमों को ताक पर रख दिया था। देखिए, जिस तरह से कंपनी को घाटा का सामना करना पड़ रहा था, तो कंपनी ने अपने कई सारे चीज़ों में, कई सारे खर्चों में कटौती करना शुरू किया। सबसे पहला कटौती ये था कि उन्होंने ऐसे वर्कर्स को रखा जो कम दाम में या बोल सकते हैं कम पैसों में वहाँ पर काम कर सके। एजुकेटेड और जो बोल सकते हैं अत्यधिक उच्च क्षमता के जो वर्कर्स थे उन्हें कंपनी से निकाला गया और ऐसे लोगों को रखा गया जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए कंपनी में जितने भी उपकरण लगे थे उनमें इंग्लिश मैनुअल होता था, उसे ये लोग नहीं समझ पाते थे। इसलिए कुछ हेड बोल सकते हैं वर्कर के द्वारा या कुछ पुराने यूनियन वर्कर के द्वारा उन्हें इन कामों की जानकारी होती थी जो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि संपूर्ण जानकारी नहीं थी। इसलिए जो नए वर्कर थे उन्हें कम पैसों में तो रखा गया था और साथ ही साथ उन्हें उन उपकरणों की सही जानकारी नहीं दी गई थी कि किस उपकरण का क्या काम होता है। इस कारण हादसे की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा भयावह हो सकती थी। अब इसके बाद देखिए, जब कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई, जब कंपनी को तैयार किया गया, तो भारत सरकार के नियम के अनुसार उस कंपनी में जो चीज़ बन रहा था, जो हानिकारक एक रसायन तैयार हो रहा था, जो केमिकल बन रहा था, उसको लेकर के कंपनी को ये दायित्व दिया गया कि आप जिस क्षेत्र में इस फैक्ट्री को लगा रहे हैं वहाँ के लगभग 60 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी रिहायशी इलाकों में आप इस बात को बताएंगे और वहाँ के लोगों को एक ट्रेनिंग देंगे, एक ऐसा ड्रिल करवाएंगे जिसमें यदि कभी कंपनी में कोई दुर्घटना होती है तो उस केस में किस तरह से लोग ट्रीट करेंगे, किस तरह से लोग अपनी जान बचाएंगे, उसकी ट्रेनिंग आपको लोगों को करवाना है या एक मॉक ड्रिल करवाना है, ताकि लोग समय पर यदि कोई ऐसी घटना हो जाए तो अपने आप को बचा सकें। लेकिन कंपनी ने इस बात की अनदेखी की और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सिचुएशन ये था कि कंपनी लगातार कटौती की थी, उसने अपने वर्कर बदल दिए और कुछ सीनियर वर्कर के साथ ऐसे लोगों को डाला गया जो काम करने में पूरी तरह सक्षम नहीं थे। दूसरी ओर कंपनी ने अब क्या किया कि जो उपकरण थे उनके रख रखाव में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई। उदाहरण के लिए, यदि कोई पाइप खराब होता था तो उस पाइप को बदलने के जगह पर वही पाइप जो पुराना लगा होता था उसी में सर्विसिंग कर दिया जाता था। तो इस तरह से कंपनी ने बहुत जगह पर क्या किया, अपने लापरवाही कार्यों को किया। कई जगहों पर अलार्म्स काम नहीं करते थे तो कंपनी उसे भी चेंज नहीं करवाती थी। कई जगहों पर बोल सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में MIC को भी स्टोर किया जाने लगा। ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि अब कंपनी ने क्या किया, जहाँ पर टैंकों में 60% ही MIC रखने की अनुमति थी और एक बोल सकते हैं मैनुअल गाइडलाइन के तहत कोई भी टैंक जो होता है वो 60% ही MIC रख सकता है, इसको कंपनी ने 80% तक रखा। मतलब कंपनी ने E610 और E6199 में ओवरफ्लो या बोल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में MIC को स्टोर किया, जिसके कारण नाइट्रोजन का जो प्रेशर था वो बहुत कम हो गया। आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो खाद्य सामग्री को क्या करती है, वो एक तरह से प्रेशराइज रखती है, उसे सुरक्षित रखती है। उसी प्रकार नाइट्रोजन जहरीली गैस जो MIC का जो केमिकल द्रव्य था उसे भी क्या कर रही थी कि एक दबाव के तहत, एक प्रेशर के तहत स्टोर करके रखती थी ताकि वह खुली वायुमंडल में ना आए और साथ ही साथ उसे टैंक के वातावरण के साथ एक सही सर्कुलेशन में मदद मिली। देखिए, कई वर्षों से कंपनी घाटे में चल रही थी और इसका नतीजा यह था कि कंपनी ने अब धीरे धीरे अपने हर तरह के खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए, कंपनी ने कई ऐसे मशीन्स को नहीं चेंज किया जो आए समय में चेंज करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से कंपनी में घाटा हो रहा था, कंपनी के मालिक ने अपने इस यूनिट को देखना बंद कर दिया था और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यूनियन कार्बाइड जिस तरह से आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, इसका पूरा मार जो था वहाँ के वर्कर्स पर पड़ रहा था, क्योंकि वर्कर्स को अपना जीवन रिस्क पर वहाँ रख के काम करना हो रहा था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि MIC में जितने भी तरह के उपकरण लगाए गए थे, जो सुरक्षा की नीति से लगाए गए थे, वे सभी काम करना पूरी तरह बंद कर चुके थे। जिसमें से MIC लेवल को जांचने वाली जो मशीन थी वो पहले ही ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद जो अलार्म होते थे वो भी ख़राब हो गए थे। मुख्य रूप से उस फैक्ट्री में 3 अलार्म थी, जिसमें से मात्र एक अलार्म जो था वो काम करता था और वो तब काम करता था जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपनी की स्थिति या कंपनी डेंजर जोन में जा चुका रहता था तब। अब देखिए हुआ क्या कि जिस तरह से कंपनी में सुरक्षा की नीतियों को ताक पे रख करके कंपनी चलाई जा रही थी, तो आए दिन कई सारे हादसे हो रहे थे।
पाइप फटने से कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। उदाहरण के लिए 1982 में मोहम्मद अशरफ नामक एक वर्कर की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद अशरफ जो थे एक बहुत ही बोल सकते हैं ट्रेंड, एक एक्सपीरियंस वर्कर थे जो कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहे थे। जब उनके परिवार वालों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें यूनियन कार्बाइड ने एक बोल सकते हैं कि थ्रेड देके चुप करा दिया। इसके बाद कई वर्करों की मृत्यु हुई और कई वर्करों ने इसके खिलाफ विरोध भी किया, लेकिन जो भी वर्कर या जो भी यूनियन लीडर इसके विरुद्ध खड़ा होता था उन्हें कंपनी बहुत ही बोल सकते हैं अधिक मात्रा में प्रताड़ित करती थी। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन पर झूठे केस दे करके उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया जाता था। देखिए, यहाँ तक तो सब किसी तरह बोल सकते हैं कि एक नियम कानून को ताक पे रख के चलाया जा रहा था और पूरा कंपनी जो था वो भगवान भरोसे था। लेकिन सिचुएशन 2 वर्ष बाद अर्थात 1984 को सबसे भयानक होती है, जब 2 दिसंबर को पहली बार कुछ वर्कर्स को एक ऐसी बोल सकते हैं खतरे का आभास होता है जहां पर वे काम कर रहे थे। देखिए, कुछ वर्कर्स को आंखों में जलन की शिकायत होती है और वे इस बात को जाके अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं कि हम जब टैंक को साफ़ करते हैं अर्थात जब टैंक में जो नाइट्रोजन पाइप है उसे साफ़ किया जाता है तो वहाँ पर से एक अलग गंध और जलन की बोल सकते हैं स्मेल आती है। इस बात को सुपरवाइज़र ने यह कहकर टाल दिया कि हो सकता है कि कुछ कचरा जो है वो ऊपर आ गया होगा या MIC का कुछ भाग ऊपर आ गया होगा, तो इसलिए आपको ऐसी कोई भी तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। कुछ समय बाद जब वर्करों की शिफ्ट ख़त्म हुई, और ये देखिए ये पूरी घटना 2 दिसंबर 1984 की है। कुछ समय बाद लगभग 10 बजे रात के समय जब दूसरे वर्कर की शिफ्ट आई तो उन्हें भी ऐसा ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। उन्होंने फिर से सुपरवाइज़र को इस बारे में जाके इत्तला किया, लेकिन उन्होंने इसमें अपनी कोई भी एक्शन को लेने से सख्त मना किया और उन्होंने एक टीम गठित किया और कहा कि हम 11 बजे के समय में, जो रात के 11 बजे के समय है, उस समय जा कर के इसकी जांच करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा। रात के 11 बजे कुछ टीम के सदस्यों ने चारों ओर पाइपों को खोजना शुरू किया जहां से ये गैस का रिसाव हो रहा था। लगभग 11:30 बजे के समय में उस जगह का पता लगाया गया जहां से गैस और कुछ तरल पदार्थ रिस रहा था। कंपनी के जो सुपरवाइज़र उस समय थे उनके आधार पर कहा जाता है कि उस समय उतना ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं हुई थी, लेकिन जब नाइट्रोजन पाइप को साफ़ किया जाने लगा, जब उसे बहुत अच्छे से बोल सकते उसमें पानी डाला जाने लगा, तो पानी एक ओर से तो जा रहा था लेकिन दूसरी ओर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इससे कंपनी के सुपरवाइज़र को कुछ शक हुआ कि हो सकता है कि कहीं पर बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो गया है, और इसी चीज़ को उन्होंने जांच के लिए अपनी टेक्नीशियन टीम को वहां भेजा। टेक्नीशियन टीम ने बहुत ही लापरवाही से उन मशीनों को जांचा और उन मीटर्स को कुछ हद तक सुधार कर वापस चल गए। जब मीटर को जांचा गया तब मीटर में जो MIC का लेवल था वो 4.5 प्रेशर के साथ चल रहा था, लेकिन पानी का बहाव जो था वो अभी भी दूसरे छोर से नहीं निकल रहा था। इस चीज़ के जांच के लिए दोबारा कोई काम नहीं किया गया। अंततः जो सुपरवाइज़र था उसने यह ऑर्डर दिया कि आप पानी का प्रेशर बढ़ा दो और लगातार इसे साफ़ करते रहो। ऑटोमेटिक क्या होगा, पानी दूसरी ओर से बाद में बाहर आ जाएगा। कुछ समय बाद जब दूसरे वर्करों की शिफ्ट आई तो उन्होंने देखा कि जो पानी का लेयर है वो टैंक में जा रहा है और इससे बहुत भारी मात्रा में फ्यूजन गैस तैयार हो रही है, जिसके कारण जो E610 टैंक था उसका प्रेशर हाई हो चुका है और ये लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका था। इसके बाद इस चीज़ की जानकारी वर्करों ने सुपरवाइज़र को दिया। सुपरवाइज़र ने आनन फानन में आकर तुरंत पूरे जो एरियाज़ थे, जहाँ तक फैक्ट्री की एरियाज़ थी, उसे शट डाउन करने का प्लान बनाया और तुरंत ही सबसे पहले जाके पानी के फ्लो को बंद किया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब पूरा कंपनी जो था वो रिस्क पे बोल सकते हैं टिक गया था, क्योंकि जो मैन अलार्म था वो अब बजना शुरू हो गया था। इसका मतलब था कि खतरे की घंटी शुरू हो गई थी और अब भोपाल का जो काल का समय था वो आ चुका था। रात के 1:30 बजे तक यह गैस जो थी वो स्क्रबर से बाहर आने लगी। देखिए, स्क्रबर जो होता है, जितनी भी रासायनिक बनाने वाली कंपनी होती है
उसका एक पाइप होता है जो वायुमंडल में सबसे ऊपरी क्षेत्र में लगाया जाता है, और ये लगभग फैक्ट्री से कुछ दूर एक टावर के ऊपर लगाया जाता है, जिससे लगातार आग निकलती रहती है। तो जब भी कोई टॉक्सिक गैस या कोई जहरीली गैस फैक्ट्री से बाहर निकलती है पाइपों के द्वारा, तो उसे वो वहीं भस्म कर देती है, उस आग के द्वारा उसे वहीं वो ख़त्म कर देती है और वायुमंडल में जाने से रोक देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले ही ऐसे उपकरण ख़राब हो चुके थे जो उस गैस को जला देते, जिस कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण अब जो गैस बन रहा था E610 और E611 के अंदर, वो पूरी तरह से वायुमंडल में फैलने लगा। लगभग 2 बजे के समय, रात के 2 बजे के समय पूरा गैस जो था वो बादल के रूप में या धुएं के रूप में भोपाल के ऊपर मंडराने लगा। कुछ समय बाद इसका प्रभाव बहुत भयानक देखने को मिला, क्योंकि लोग जो थे अब खांसने शुरू कर दिए थे, उनकी हालत ख़राब हो रही थी और लोग घरों से निकलकर भागने लगे थे। स्थिति ऐसा था कि कई लोग सड़कों पर बेहोश पड़े थे, कई बच्चे अभी तक मारे जा चुके थे। सुबह के लगभग 3 बजे बहुत भारी मात्रा में, बोल सकते हैं, भोपाल शहर में तांडव हो रहा था। कई लोग नींद में ही मारे जा चुके थे और कुछ अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कंपनी की भी स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी और यहाँ पर सुपरवाइजर ने शटडाउन करने के बाद भी MIC को फैलने से नहीं रोक पाए थे। स्थिति अब बेकाबू होने के बाद इस चीज़ को बहुत अच्छा सा अध्ययन करना ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से यह गैस फैल रही थी, लगभग सुबह के 6 बजे तक 3 से 4 हज़ार लोग जो थे वो मारे जा चुके थे और पूरा भोपाल जो था वो एक तरह से गैस चैम्बर बन गया था। जहरीले गैस चैम्बर का एक बहुत बड़ा, बोल सकते हैं, क्षेत्र बन चुका था। जब सुबह का मंजर देखा गया तो चारों ओर पशुओं की, इंसानों की लाश पड़ी हुई थी। सड़कों पर कई जगहों पर कुत्ते, बैल और कई प्रकार के जानवर मरे पड़े थे, जिससे यह पता चलता है कि कितनी भयावह स्थिति होगी उस समय जब ये गैस लीक हुआ होगा। और कंपनी की एक गलत नीति के कारण, कुछ पैसे बचाने के कारण इतने लोगों और इतने जीवों की जान चली गई थी। देखिए, इसके बाद जब ये घटना पूरी हुई तो सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, और आंकड़े जारी करने के बाद सरकार ने उन कंपनी के मालिकों पर केस किया जिस पर इस तरह के लापरवाही के नतीजों का, बोल सकते हैं, कि पूरा ठेकरा फोड़ना था। क्योंकि UCIL में कुछ हिस्सा सरकार का भी था, तो सरकार ने इसमें थोड़ी नरमी दिखाई। लेकिन जो इस कंपनी के मालिक थे, जिसका नाम एडरसन था, और इन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा कि ये पूरी गलती वहाँ पर काम कर रहे वर्करों का है, और इस तरह से सरकार ने उन्हें दोषी पाया और उन पर 800 करोड़ का जुर्माना लगाया, जो मुआवजे के रूप में बाद में भोपाल के लोगों को मिलना था। और कुछ हद तक उन लोगों को मुआवजा तो मिला, लेकिन उनका अभी भी बहुत अधिकार बाकी था। एंडरसन को एक तरह से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया, और ऐसा कह सकते हैं कि चोरी छुपे उसे देश से भगा दिया गया। इसमें हमारे देश के कुछ गद्दार लोग मिले थे, जिसके कारण अभी भी भोपाल के कई सारे लोगों को न्याय नहीं मिला है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि भोपाल में लगभग 4000 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ ऐसे मीडियाज़ और कुछ ऐसे आंखों देखी हाल वाले लोग कहते हैं कि लगभग 15 से 20 हज़ार लोग जो थे उसी रात मर चुके थे। उस काली रात में लगभग 50 से 60 हज़ार लोग जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए भोपाल से भाग रहे थे, और कुल आंकड़ों के हिसाब से पूरा भोपाल जो 15 से 20 लाख की जनसंख्या वाला उस समय था, वो पूरी तरह इस तरह के आपदा से प्रभावित था। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गैस के कारण, इस लीकेज गैस के कारण अपंग हो चुके हैं। किन्हीं का शरीर जो है वो सुरक्षित नहीं है, किन्हीं को कई प्रकार की बीमारी है, और कई लोग जिन्होंने अपनों को खोया है वो आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कई सरकारें आई और गई, लेकिन किन्हीं ने भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। आज भी ये बेगुनाहों की मौत का बदला लेने के लिए सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया सरकार के द्वारा जिनसे इन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो। देखिए, 2014 में यूनियन कार्बाइड के कंपनी के मालिक की मृत्यु हो जाती है, अर्थात एंडरसन की मृत्यु हो जाती है, और एक याचिका डाली जाती है कि जब मालिक मर चुका है तो अब कंपनी के शेयर्स उन लोगों में बांट दिया जाए जिनकी हानि हुई थी।
यहाँ पर जो हमारे बोल सकते हैं कोर्ट के न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने ये कमेंट किया और ये आदेश दिया कि चाहे मालिक क्यों ना मर जाए, ये केस चलता रहेगा। और संविधान में कुछ गलत नीतियों और कुछ गलत अनुच्छेदों के कारण अभी भी उन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है और अभी भी ये केस चलते जा रहा है। आशा करते हैं कि इस केस को जल्दी ख़त्म किया जाए और उन लोगों को उनका अधिकार दिया जाए जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपने शरीर को खोया और अपने जीवन को तहस नहस कर दिया। आशा करते हैं कि आपको भोपाल त्रासदी से जुड़े सभी घटनाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।